नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं भारत भूगोल की कक्षाओं में। साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे पहला भाग अक्षांश और देशांतर को सराहा और प्रोत्साहन का काम भी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी प्रकार से हम भूगोल का अध्ययन करेंगे, बहुत ही गहराई से, आराम से। साथियों, इसके बाद मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की मांग ये होती है कि नियत समय में सभी विषयों को अच्छे से पढ़ा जाए। और आपने ये चीज़ नोट की होगी कि YouTube चैनल पर जब आप वीडियोस देखते हैं तब आपको बार बार वीडियो पॉज करके फैक्ट्स लिखना पड़ते हैं। साथियों, इससे आपकी एक तो जो रिदम है, फ्लो टूटता है, साथ ही आपको बार बार लिखने में परेशानी भी होती है। तो इसके हल के लिए जितना भी कंटेंट है वो साइड में चलाया जा रहा है, इस तरफ चलेगा कंटेंट सारा, तो आप उसे देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। एक निवेदन है कि जब तक आप वीडियो देखें, पूरा एक बार में देखें, वीडियो देखते हुए उसे केवल समझने की कोशिश करें। बाकी आप अपनी जैसी भी सुविधा हो, कंटेंट लिखने के लिए पूरा टाइप्ड कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत है, उसको देखते हुए आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर की, कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो हमने बात की थी पृथ्वी की, तो आइए पृथ्वी से ही वापस शुरू करते हैं कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम आएंगे भारत की अवस्थिति और उसके सामान्य परिचय पे। तो आज का जो लेसन है, आज का बिंदु है, वो है पृथ्वी। साथियों, पृथ्वी सौर मंडल का ऐसा एक अनोखा ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के सभी अनुकूल दशाएं, तापमान, जल, खाद्य पदार्थ सभी उपलब्ध हैं। मोटा मोटा विवरण मैं देना चाहूँगा आपको पृथ्वी का। अगर पृथ्वी को बांटा जाए दो भागों में, मुख्य दो विभाजन इसके किए जाए, तो पहला भाग होगा स्थल मंडल, स्थल मंडल, और दूसरा भाग कहेंगे अपन जल मंडल को। स्थल मंडल से तात्पर्य वे स्थल या चट्टानी भाग जो महासागर से बाहर दिखाई देते हैं, वो आपका स्थल मंडल कहलाता है। और जल मंडल वो भाग है जहाँ पर महासागर, सागर और विभिन्न जलराशियाँ विद्यमान हैं। साथियों, स्थल मंडल जो है पृथ्वी के कुल भूभाग का 29% भाग, लगभग 29% भाग घेरे हुए हैं। वहीं जलमंडल की बात की जाए तो इसका प्रतिशत होगा 71%। तो आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी पर स्थल भाग से ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, जल भाग। और पृथ्वी को जल भाग की अधिकता के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो महासागरी भाग है वो नीले रंग का दिखाई देता है। आगे बात करते हैं कि समस्त स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप। और जो जलमंडल है उसको 5 महासागर में बांटा गया है। 5 महासागर में बांटा गया है। तो बात करते हैं कि 7 महाद्वीप कौन से हैं और 5 महासागर कौन से हैं। हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में। तो फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला महाद्वीप है साथियों एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। ये हम बात किसके हिसाब से कर रहे हैं? क्षेत्रफल। जनसंख्या संबंधी आंकड़े जब जनसंख्या वाला बिंदु शुरू होगा उसमें हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जनसंख्या वाले आंकड़े प्रति 10 वर्ष में बदलते हैं और जो ये भौगोलिक आंकड़े ये लगभग समान रहते हैं। तो इन आंकड़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप हुआ एशिया महाद्वीप। उसके बाद आता है साथियों अफ्रीका। अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद बात करें तो अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, और अंतिम रूप से आता है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए 7 महाद्वीप। मित्रों, जब हम बात करते हैं भूगोल विषय की, तब आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना। हाँ ठीक है, अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, कोई चीज़ याद रखनी है, तो वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। परंतु कई बार क्या होता है, ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इतनी ट्रिक्स हो जाती है कि फिर ट्रिक्स को याद रखने के लिए भी ट्रिक्स
बनानी पड़ती है। तो मेरा ये आग्रह है कि भूगोल विषय में जितना हो सके आप सीधे सीधे याद करें और ट्रिक्स के उसमें नहीं पढ़ना है आपको। जितना हो सके आप नक्शे पर देखकर उसमें नक्शे में भर के याद करें और आप प्रयास करें कि जितना हो सके लिख लिख कर याद करें। तो साथियों हम बात करेंगे किस प्रकार से एक कंटेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक छोटा सा बिंदु और बात करना चाहूँगा उस पर। कई बार क्या होता है कि जो अभ्यर्थी नए नए तैयारी करने लगते हैं वो प्रश्न रटने लग जाते हैं। मित्रों, आपको प्रश्न रटने नहीं हैं, आपको एक बार कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, फिर कंटेंट को इस तरीके से याद रखना है कि उसमें जिस तरीके के प्रश्न आए आप सभी तरह के कर सकें। तो देखते हैं कि ये जो कंटेंट में लिख रहा हूँ इससे कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि महाद्वीप कितने, इतना सरल प्रश्न आजकल आता नहीं है। ये जो क्रम लिखा है ये क्रम है घटते हुए क्रम में, घटते बढ़ते क्रम में कई बार पूछा जाता है। तो ये जो महाद्वीप लिखे हैं हमने घटते हुए क्रम में लिखे। अब कैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया साथियों एशिया, एशिया के बाद है आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये किस तरह से जा रहे हैं, ये घटते क्रम में जा रहे हैं। और बढ़ते क्रम में पूछे तो आपका शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और फिर आएगा एशिया। ये तो हो गए 3 तरह के सवाल। चौथा सवाल ये आ सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आजकल बड़ा और छोटा नहीं पूछा जाता, पूछ लेते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप या दूसरा या तीसरा सबसे छोटा महाद्वीप। इस तरीके के प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक चीज है आरोही और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोह का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो ये 2 शब्दों का और ध्यान रखें, आरोही और अवरोही का। 5 महासागर की बात करें तो सबसे पहला महासागर जो आता है वो है साथियों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर के बाद में आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है और विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो। चौथे नंबर पे अपन बात करें तो अंटार्कटिका, और उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करते हैं जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद बात करेंगे आर्कटिक की। तो ये जो क्रम लिखा है ये भी हमने घटते हुए क्रम में लिखा है। अच्छा, पढ़ते हुए मैं आपको कुछ कार्य भी दूंगा तो आपको वो काम भी करने हैं। आपने जान लिया कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, 7 महाद्वीप, 5 महासागर। घटते हुए क्रम में हमने इनको लिख लिया है। अब आपको करना यह है कि आपके पास विश्व भूगोल का जो भौतिक मानचित्र है, ऐसा मानचित्र जिसमें केवल विश्व के महाद्वीप और महासागरों की केवल आउटलाइन बनी हो, केवल रेखा रेखा बनी हो, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं हो, ऐसा मानचित्र आपको लेना है और अपने पास जो भी किताबें हो अच्छी उनमें से ढूंढ के उस मानचित्र में भरना है। आप प्रत्यक्ष तौर पर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसमें भरेंगे तब आपको सीधा ही पता चलेगा कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है और कौन सा महासागर सबसे छोटा है। इससे नक्शा भरने से आपको एक फायदा और होगा। आजकल विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अवस्थिति को दर्शाने को लेकर सुमेलित करने वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, मानचित्र या नक्शा भूगोल के लिए सबसे आवश्यक है। तो आपका काम ये है कि इन सबको क्या करना है, आपको मानचित्र में भरना है। ये तो बात हो गई विश्व के बारे में हल्की जानकारी की, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन के हिसाब से मुख्य तौर पर। आगे बात करते हैं विश्व के संदर्भ में एशिया और भारत की अवस्थिति। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे पृथ्वी की। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने बात की कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसका एक और नाम क्या है, भूमध्य, या एक और नाम क्या है, विषुवत। ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। 2 गोलार्ध कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये तो बात होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा की। उसके बाद हम बात करें 0 डिग्री देशांतर।
0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, यानी ये दोनों रेखाएं पृथ्वी को 2-2 गोलार्धों में विभाजित करती हैं। अच्छा, एक चीज हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, और जो अंतिम जो हिस्सा बचा है वो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम गोलार्ध। तो इस तरीके से गोलार्धों का विभाजन किया गया है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के आधार पर। अब इसमें बात करें कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो आपने देखा होगा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश, इसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। तो इसी प्रकार से मैं आपको हल्का से अवस्थिति बना देता हूं। लगभग भारत इस जगह भारतीय उपमहाद्वीप ऐसे इस तरीके से यहाँ पर स्थित है। तो साथियों, गोलार्ध कौन सा हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर प्रश्न आए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ये तो बात हो गई कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। आगे हम नक्शों के माध्यम से भारत का कुछ सामान्य अध्ययन करने वाले हैं। आपको करना यह है कि भारत के 2 नक्शे, भारत का राजनीतिक और भारत का भौगोलिक, दोनों नक्शे लेकर बैठना है, और जिस प्रकार से जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, आपको उस नक्शे में अच्छे से बढ़ते हुए जाना है, और वीडियो देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर आपको ध्यान देना है। वीडियो खत्म होने के बाद जैसा भी आपको सूट लगे आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलते हैं भारत की ओर। भारत, हमने बात की थी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी भी स्थान की अवस्थिति निर्धारित करने में काम आती है। तो आपके सामने भारत का भौगोलिक मानचित्र है। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे भारत के स्थिति और विस्तार की। तो साथियों, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, हमने बात की कि भारत कहाँ है, भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ हो गए। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बात करेंगे कि आगे देशांतर की बात करें तो है साथियों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपके 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। ये सबसे लास्ट वाला होगा, ये होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट। अब कई सारे साथियों के मन में प्रश्न उठता होगा कि ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी दिशा की, तो उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश ठीक है, आपने दक्षिण में भी लिखा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो दिशा कौन सी होगी, जी हाँ, ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। उसके बाद एक प्रश्न और आता है कि ये तो माना कि पूर्वी देशांतर है, ये तो क्या माना अपन ने कि पूर्वी देशांतर है क्योंकि पूर्व दिशा में है, तो आपने पश्चिम में पूर्वी देशांतर क्यों लिखा, जबकि भारत के संदर्भ में स्थिति कहाँ आ रही है, पश्चिम में। तो इसका निराकरण ये है साथियों कि जैसे अक्षांशों की बात की जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूरा भारत उत्तरी अक्षांशों में ही स्थित है। जैसे कि बात करूं मैं यहां पर चित्र में अच्छे से समझेंगे, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये 2 गोलार्ध हो गए, और भारत की अवस्थिति मैंने आपको यहां बताई कि भारत लगभग इस जगह अवस्थित है। अब बात करते हैं कि भारत जिन अक्षांशों में आता है वो सारे अक्षांश कौन से हैं,
उत्तरी। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो भारत यहां से शुरू होकर उत्तरी अक्षांशों से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्यों हमने भारत की दक्षिणी स्थिति के संदर्भ में भी उत्तरी अक्षांश का उल्लेख किया। अब बात करते हैं देशांतर की। तो पूर्वी देशांतर, तो देखते हैं कि जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया है। ये हो गया आपका पश्चिमी देशांतर और ये हो गए सारे पूर्वी देशांतर। तो संपूर्ण भारत पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। वही चीज आपको यहां देखने मिलेगी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि भारत के संदर्भ में स्थिति पश्चिम होते हुए भी पूर्वी देशांतर क्यों लिखा गया और भारत के संदर्भ में स्थिति दक्षिण होने के बावजूद भी उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा गया। तो ये तो हो गया कुछ प्रारंभिक परिचय। अब बात करते हैं हमने जाना अभी कि भारत कौन से देशांतर में स्थित है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, अच्छा इससे पहले हम बात करेंगे कि भारत की जो उत्तरी दक्षिणी जो बिंदु है, जिन बिंदुओं में इनका विस्तार है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। हम बात करें साथियों भारत की मुख्य भूमि की, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो ये बिंदु होता है आपका इंदिरा कोल। ये बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, और ये भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में पड़ता है। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। उसके बाद बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि राज्य कौन सा है? गुजरात। तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर माता, ये पड़ता है आपका सर क्रीक, और सर क्रीक कहाँ है? गुजरात। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर माता, जो कि सर क्रीक गुजरात में पड़ता है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है बलागु किवेतु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बलागु किवेतु, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब यहां तक तो सारी स्थिति स्पष्ट रहती है। अब कई बार कंफ्यूजन होता है भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इसमें 2 बिंदु आते हैं, एक तो पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु, एक होता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो मुख्य भूमि से तात्पर्य साथियों जो आपको ये भूमि दिखाई दे रही है मुख्य भूमि यानी ये जो स्थल भाग है, इसका सबसे अंतिम छोर है वो तो है आपका कन्याकुमारी। कौन सा है साथियों? कन्याकुमारी बिंदु है, और इसको केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी या केप केमोरिन, कन्याकुमारी केप केमोरिन। उसके बाद हम बात करें कि ये तो हो गया भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब बात करें पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु, तो पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु आपको मिलेगा यहां पर। ये क्या है साथियों? इसको कहते हैं इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु। कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि आपको सबसे उत्तरी हिस्से में दिखाई दे रहा होगा, वर्तमान में लद्दाख में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर माता, ध्यान से सुनिएगा, गौहर माता सर क्रीक गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बलागु किवेतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करें भारत की मुख्य भूमिका, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु तो यह है कन्याकुमारी, जिसको केप केमोरिन भी कहा जाता है, और ये आपका है तमिलनाडु में। ये तो होगी भारत की मुख्य भूमि की बात। अब बात करें पूरे भारत का जितना अधिकार क्षेत्र भारत देश का है, यानी जो हिस्सा भारत अधिराज्य के अंतर्गत आता है, उसका सबसे अंतिम बिंदु बात करें तो इंदिरा बिंदु। इसका एक और नाम है पिग्मेलियन बिंदु, पिग्मेलियन बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट की बात हो गई। उसके बाद इसको पार्सन बिंदु भी कहा जाता है, पार्सन बिंदु। तो ये हो गया सबसे
सबसे उत्तरतम सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, कुल भारत की बात की जाए तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो बात करते हैं कुछ और नए तथ्यों पर, ये तथ्य आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये प्रश्न पूछा जाता है तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। देखिए भूगोल विषय में जितने भी आंकड़े हैं, आंकड़े आपको बिना किसी मिलावट के, बिना किसी भूल के, बिना किसी चूक के याद करने हैं, बिल्कुल सटीक याद करने हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इतने पास पास के आंकड़े दे देता है, हम गलती कर लेते हैं जल्दबाजी में, जो कि नहीं करना है। आंकड़े आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितने बार में आपको याद हुए, आपको हमेशा लिख कर याद करना है। भूगोल विषय की यही खासियत है कि आप जितना लिख कर और नक्शे के माध्यम से याद करेंगे, आपका अध्ययन उतना ही प्रभावी बनेगा। तो बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल से बात की जाए तो 2.42% है। अब बात करें कि भारत की सीमाएं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसमें उलझन इसलिए है कि भारत का जो विस्तार है वो मुख्य भूमि के अलावा द्वीपों में भी है। समझ पा रहे हैं, ये मुख्य भूमि हो गई, ये भारत का अंडमान निकोबार, ये भारत का लक्षद्वीप। तो इसमें क्या है कि कई बार कंफ्यूजन होता है आंकड़ों को लेकर, तो बात करते हैं हर एक आंकड़ा व्यवस्थित ढंग से समझते हुए। पहला है भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब ये 15,200 किलोमीटर क्या है, ये स्थलीय सीमा जितनी भी आपको दिख रही है, स्थल भाग जितना भी है, यहां से लेके यहां तक, यानी वो भाग जो समुद्र के स्पर्श नहीं हो रहा है भारत का, भारत की मुख्य भूमि का, उसका विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर। पुनः दोहराता हूं, स्थलीय सीमा आप देख रहे होंगे गुजरात के ऊपर से स्टार्ट होकर उत्तरी हिस्से और उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर, थोड़ा सा उत्तर दक्षिण में भी यहां तक स्थित है। तो ये सभी हो गए आपके स्थलीय भाग। स्थलीय भाग यानी वो भाग जो सागर से संपर्क में नहीं है। उसके बाद बात आती है भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा जो 6,100 या 6100 किलोमीटर है, वो शायद यहाँ से स्टार्ट होकर, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। तो ये हो गई समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। और ये अपन ने बात की स्थलीय सीमा की। समुद्री और स्थलीय सीमा मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद जो बिंदु आता है वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है कि भारत की कुल समुद्री सीमा, इसमें कुल शब्द का उपयोग हुआ है। कुल का मतलब क्या है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में जितनी भी जमीन है, चाहे वो द्वीप में हो, चाहे वो सागर के संपर्क में हो, तो ये और ये जितने भी द्वीप हैं इनकी सीमाएं और ये कुल मिला के कितनी होगी आपकी 7,516.6 किलोमीटर। आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से इनमें विभेद कर पा रहे होंगे कि भारत की समुद्री सीमा से तात्पर्य मुख्य भूमि से लगता हुआ जो हिस्सा है, मुख्य भूमि का वो हिस्सा जो समुद्र से लग रहा है, वो है भारत की समुद्री सीमा। और कुल समुद्री सीमा की बात की जाए तो भारत की इस समुद्री सीमा के साथ द्वीपों की सीमा भी जोड़ दी गई है। उसके बाद बात करें कि भारत की कुल सीमा कितनी होगी, मतलब पूरे भारत की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इस 15,200 में इसको जोड़ देंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा प्लस भारत की कुल समुद्री सीमा, तो बराबर क्या आ जाएगा, भारत की कुल सीमा जिसमें आपकी समुद्री और स्थलीय सीमा जोड़ी गई है, तो वो क्या है 22,716.6 किलोमीटर। एक बार पुनः इसको ध्यान से देख लें, स्थलीय सीमा ये वाली पूरी यहाँ से लगाकर ये स्थलीय सीमा हो गई। समुद्री सीमा की बात करें तो मुख्य भूमि का वो हिस्सा जो समुद्र से लग रहा है, फिर है कुल समुद्री सीमा जिसमें द्वीपों की सीमा भी शामिल है, और अंत में पूरे भारत की जो सीमा है उसमें आपकी द्वीप की सीमा भी आ गई, समुद्री सीमा भी आ गई और स्थलीय सीमा भी आ गई। तो वो आंकड़ा क्या है आपका 22,716.6 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। इसको भी आपके पास इस तरीका का कोई मानचित्र हो तो जितना आप मानचित्र में भरकर याद रखेंगे आपको उतना ही प्रभावी ढंग से याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब भारत के राज्य, कई सारे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, परंतु राज्यों की अवस्थिति ढंग से याद नहीं होने के कारण क्या होता है कि चीज़ें भूल जाते हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में सामान रखने के लिए कुछ खांचे होते हैं। जी हाँ, कि जो सामान है, जैसे कोई सामान विशेष उसी जगह पड़ा रहता है तो आप अंधेरे में जाकर ढूंढे तो भी वहीं मिल जाता है। तो जब आप मानचित्र याद करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, भारत का हो या विश्व का हो, जब आपने मानचित्र याद कर लिया तो जितने भी यहाँ आपको स्थान दिख रहे हैं वो आपके दिमाग में खांचे का काम करेंगे। खांचा कैसे, आपने याद कर लिया कि राजस्थान की अवस्थिति यहाँ है,
पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान की जैसे अवस्थिति है, तो आप राजस्थान के बारे में जो भी तथ्य पढ़ेंगे कभी भी कि राजस्थान के बारे में भौगोलिक, सांस्कृतिक या कला संस्कृति संबंधित कुछ भी अगर आप तथ्य पढ़ेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके राजस्थान के खांचे में जाके सेट हो जाएगी कि राजस्थान का स्वरूप कुछ कुछ ऐसा है। जब आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई चीज़ आप पढ़ेंगे, या दक्षिण में ये जो भी है जैसे केरल है, तमिलनाडु, इनकी कोई बातें पढ़ेंगे, तो कुल मिला के जितना भी आप पढ़ेंगे, पढ़े हुए नॉलेज को सहेजने का काम कौन करता है? नक्शा। नक्शा इतनी बढ़िया चीज़ है कि आपकी तैयारी को एक पूरा आधार प्रदान करता है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के राज्यों की। आपको क्या करना है कि भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप, उसको लेके आपको बैठना है, और आपको भले मानचित्र आता हो नहीं आता हो, एक चीज़ और ध्यान रखें, मानचित्र का आपको रोज उस पर प्रैक्टिस करनी है, बार बार अभ्यास करना है। तो बात करते हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र की। यहाँ से बात करते हैं अपन, मैं शॉर्ट टर्म में लिखूंगा। ये हो गया आपका लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ बात करें पंजाब की। एक चीज, जब भी आप मानचित्र लिखना शुरू करें तब आप पहले बाहर के राज्य याद करें, पड़ोसी देशों से लगते हुए या किसी समुद्री सीमा से लगते हुए, फिर आंतरिक राज्यों के बारे में बात करें। तो हम बात करेंगे कि इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये हो गया पंजाब, ये राज्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गोवा। गोवा के बाद बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद नहीं, कर्नाटक के बाद आता है केरल, उसके बाद बात करें अपन तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है ओडिशा, यहाँ है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं लद्दाख से वापस इस तरफ, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इसकी बात करें तो ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये है साथियों आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका बिहार, सिक्किम, सिक्किम बात हो गई। अब साथियों एक चीज कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों को याद करने में बहुत सी दिक्कत आती है, क्योंकि क्षेत्र थोड़ा सा पास पास है, और पास पास वाले क्षेत्र से क्या है कि फिर समझ नहीं आता है कौन सा राज्य कहाँ है। तो मैं आपको सबसे पूर्वी राज्य जो श्रृंखलाबद्ध है उसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। आप याद करें, एक ट्रिक है, अरुण को नागमणि, नागमणि मिली। किसको मिली मित्रों? अरुण को नागमणि मिली। क्या मिली? नागमणि। किसको मिली? अरुण को। तो अरुण से हो जाएगा आपका ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुण से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुण को क्या मिली है? नागमणि। तो ये कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड हो जाएगा। मणि से हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर के बाद क्या है? मिली। तो मिली का आपको मी लेना है, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, ये चार राज्य आपको क्रमबद्ध तरीके से याद हो गए कि अरुण को नागमणि मिली। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाग से हो गया नागालैंड, मणिपुर से हो गया, मणि से हो गया मणिपुर, और मिली से हो गया मिजोरम। उसके बाद बात करें, ये है असम। असम है, ये आपके हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद इस स्थान की बात करें तो हो गया मेघालय। ठीक है,
ये राज्य है पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, ये बात होगी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप बाहर बाहर से नक्शा भरें। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको दिखने में परेशानी हो, पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी एटलस हो, बढ़िया वाली एटलस, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की हो या राष्ट्रीय स्कूल एटलस हो या जहां भी आपका स्रोत, आप एटलस से नाम निकालें और नक्शे में भरना प्रारंभ करें। तो हमने शुरुआत की थी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, अच्छा एक राज्य रह गया, नहीं ये अंतर्वर्ती राज्यों की बाद में बात करेंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इधर से बात करते हैं तो ये मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ बात हो गई कि राज्यों की अवस्थिति को लेकर आपको इसको 2 से 4 बार भरना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के 16 राज्य। अब हम पढ़ने का तरीका ये रहेगा, जो भी फैक्ट पढ़ेंगे उसको नक्शे में भर के देखेंगे और उसी से सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से याद रहेंगी। तो स्टेटमेंट की भारत की 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब कैसे? 2 केंद्र शासित कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। ये तो हो गए 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब 16 राज्य कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख केंद्र शासित में हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाहर के जितने भी राज्य दिख रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये क्या हो गया? ट्रिक याद करें वापस, अरुण को क्या मिली? नागमणि मिली। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, ये मिजोरम हो गया, और इधर वापस त्रिपुरा और मेघालय। इधर वापस आपके हो गया ये पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है कि ये ऐसे 16 राज्य हैं। आप अपने पास जो भी नक्शा उसमें भरकर देख लें कि राज्यों की संख्या 16 आ रही है या नहीं। बिल्कुल आपके राज्यों की संख्या कितनी आएगी? 16 और 2 कितने आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कुछ आंकड़े हैं कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आगे जाके हम चर्चा करेंगे किस प्रकार की सीमाएं बनाते हैं किस किस देश से, वो आगे की बात है। अब एक चीज और कि भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा, कितने राज्य साथियों? 9 राज्य समुद्री सीमा, तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, पश्चिम तट के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट पे बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हम नक्शे में भर के देखेंगे कि संख्या किस प्रकार है। समुद्री सीमा या तटीय सीमा क्या मतलब है? सीधा कि मुख्य भूमि के वे हिस्से जो सागर के संपर्क में आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस मैप में कि ये कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया महाराष्ट्र। देखिए आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, बस नक्शे में भरें और 8-10 बार प्रयास करने के बाद आपको सीधे ही याद हो जाएगी। ये हो गया महाराष्ट्र, ये एक राज्य, गोवा, कर्नाटक और ये केरल। अब भारत के तट की बात की जाए तो इधर कौन सा तट होगा? पश्चिमी तट। और इधर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी तट। तो बात की हमने, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की पश्चिमी तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। अच्छा, इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखें। कई बार आजकल भूगोल में क्रमबद्ध तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि पश्चिमी तट से लगने वाले, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि पश्चिमी तट से लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताएं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? ये उत्तर दिशा हो गई, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम ऐसे होगा, सबसे पहला आएगा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। सीधा सा है। कितने राज्य हो रहे हैं साथियों? 5 राज्य हो रहे हैं। तो पश्चिमी तट पे कितने लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। और अगर पूछ ले कि दक्षिण से उत्तर तक का क्रम, तो बिल्कुल कोई परेशानी है ही नहीं, आपको सीधे मानचित्र को याद करना है और आप भर सकेंगे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये तो होगी तथ्यों की बात। आगे चलते हैं पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट में क्या क्या लिखा हमने? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट पे राज्य कौन कितने हैं? टोटल 4 राज्य आते हैं। तमिलनाडु,
ये आपके हो गए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक फैक्ट है जिसको हमने नक्शे में भर के देखा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार भरेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक नोट है कि सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की, वो सबसे छोटी क्या है, किसकी है, गोवा की है। तो आप गुजरात की सबसे लंबी कैसे है कि गुजरात की जितनी भी तटीय सीमा है वो कटी फटी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक कटी है, वापस यहाँ जाके यूं यूं होके बिल्कुल कटी फटी सीमा है, तो इसका विस्तार अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है। और मैप में आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, वो है गोवा की। तो एक हो गई कुछ साधारण सी बातें। अब एक चीज़ और है कि गुजरात तथा पश्चिम बंगाल, दो नाम याद रखें, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है, समुद्री सीमा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो देख लेते हैं कि फैक्ट में कितनी सच्चाई है। ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात की समुद्री सीमा हो गई, और ये हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो देखते हैं कि एक तो गुजरात क्या बना रहा है, समुद्री सीमा भी बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी कर रहा है। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल आपने देखा है कि यहाँ से समुद्री सीमा का निर्माण भी करता है और यहाँ से ये हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करता है। तो भारत के दो ऐसे राज्य हैं समुद्री सीमा, या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे राज्य जो समुद्री स्थली बनाते हैं और समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आंकड़ा क्या होगा, दो राज्य हो जाएंगे, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल। आगे बात करें आंतरिक राज्य। अब आंतरिक राज्य किन्हें कहेंगे कि वे राज्य, भारत के वे राज्य जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय या ना किसी समुद्री सीमा के साथ संलग्न, यानी वो बिल्कुल राज्यों की सीमाओं से संबद्ध हैं, वो आंतरिक राज्य कहलाएंगे। और उनकी संख्या कितनी है, 5। अब 5 राज्य कौन से देखते हैं। एक तो हो गया आपका हरियाणा। ये हरियाणा आप देख रहे होंगे कि हरियाणा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहा है ना किसी समुद्री सीमा से। दूसरा बात करें मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल मध्य में स्थित है। अब मध्य प्रदेश ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता दिख रहा होगा, ना किसी अंतर्राज्यीय मतलब ना किसी समुद्री सीमा से लगता दिख रहा होगा। उसके बाद राज्य आता है छत्तीसगढ़। तो ये आपका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ राज्य भी ना तो आपको कहीं से समुद्री सीमा से दिख रहा होगा ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। उसके बाद है झारखंड। झारखंड की स्थिति भी ऐसी, यहाँ है झारखंड है, आप मैप में इसको भरकर देख लें। झारखंड यहाँ स्थित है और ना किसी समुद्री ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श हो रहा है। उसके बाद है तेलंगाना, जो ये है तेलंगाना। तो ये साथियों 5 राज्य हो गए। कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब तेलंगाना का गठन कब हुआ है, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी होगी भारत के राज्यों के बारे में। आपको करना ये है कि आप एक बार भारत के नक्शे में सभी राज्य भरें और फिर जो इधर फैक्ट्स शो हो रहे हैं उन फैक्ट्स के आधार पे आप इन चीज़ों को याद करें। तो भारत भूगोल में आगे की कड़ी में बात करेंगे कि कर्क रेखा, कई बार पूछा जाता है कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है, उनका उत्तर से नहीं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम भी पूछा जाता है। तो सीधे तौर पर आपको एक रेखा दिख रही होगी, मैं और बना देता हूं यहाँ पे। तो ये जो रेखा है इसको 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रम है आपका पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व अगर बात करें तो राज्य होंगे 8 राज्य कुल होंगे। सबसे पहली बात करें, आपको सीधे मैप पे देखते जाना है। ये हो गया गुजरात, पहला राज्य। सबसे पश्चिमी राज्य, प्रश्न यूं भी आ सकता है कर्क रेखा किस पश्चिमी राज्य से सबसे पहले प्रारंभ होती है, तो जवाब क्या आएगा, गुजरात। गुजरात के बाद कुछ हिस्सा राजस्थान में 26 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद बात करें हम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, 7वें नंबर पर त्रिपुरा और 8वें नंबर पर आपका मिजोरम। तो ये कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनकी जानकारी है। आप ये राज्य देखकर कर्क रेखा भर भी सकते हैं। सबसे पहला है गुजरात, सबसे ये पश्चिम से पूर्व क्रम की बात कर रहे हैं तो गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही क्रम आपको अगर पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व दिशा है और यह है पश्चिम दिशा, तो पूर्व से पश्चिम अगर बात की जाए तो आपका जवाब आएगा सबसे पहले आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो आप समझ गए होंगे कि इन तथ्यों को किस प्रकार से पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम का पूछा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या किस राज्य में से गुजरती है। तो जब आपको नक्शे में अच्छे से याद होगा कि किन किन राज्यों में से गुजर रही है तो आपका प्रश्न करना सटीक हो जाएगा और आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गई, ये तो बात कर ली हमने कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। भारत में से एक रेखा और गुजरती है जिसको कहते हैं मानक रेखा, मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इन राज्यों में उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ लिया जाता है अधिकांशतः एग्जाम में, खासकर जो केंद्रीय और राज्य स्तरीय एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कंटेंट पढ़ते हुए हम इसमें दर्शाएंगे। ये रेखा सबसे पहले आई उत्तर प्रदेश में, फिर बात की हमने मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। तो ये रेखा जो गुजर रही है ये आपको 82.5 डिग्री रेखा जो है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। हमने पूर्व में चर्चा की थी कि जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है या सीधे तौर पर देखने पर आपको खड़ी दिखाई देती है तो वो रेखाएं कौन सी है, देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला राज्य हमने देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण क्रम। ये क्रम ध्यान रखें, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण क्रम में बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब कई सारे अभ्यर्थी इसके लिए भी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आपको बिल्कुल इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर 2-4 बार, एक बार कर्क रेखा बना लें, ये कर्क रेखा क्या 82.5 डिग्री देशांतर बना लें, तो भारत की मानक समय रेखा है, और फिर राज्यों को एक बार नक्शे में भरेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनको याद ना तो आपको रटने की आवश्यकता है, रटना आपको खाली फैक्ट्स को पड़ेगा कि आपको सटीक याद रखना है, बाकी नक्शे में तो आप बनकर नक्शे की अगर छवि दिमाग में रखेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। उसके बाद बात करें, अच्छा आपको समझ आ गया होगा कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है और इनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में एक बार थोड़ी कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कौन सी सीमा किस देश से लगती है और कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहला अगर अपन बात करें तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ये हमने घटते हुए क्रम में लिखी है। ये जो देशों का जितना भी क्रम दिखेगा घटते हुए, ये क्रम कौन सा है, घटते हुए क्रम में हमने लिखी है। सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से लगती 4096.07 किलोमीटर। अच्छा, सबसे ऊपर श्रेणी में रखा है तो सीधा सा तात्पर्य है कि सबसे अधिक लंबी। तो पूछ लिया जाए किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए बांग्लादेश सबसे अधिक लगती है। और रेड क्लिफ रेखा के नाम से संपूर्ण रेखा जानी जाती है। कौन सी, भारत बांग्लादेश रेखा। अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसके भी 2 विभाजन है, वो हम देखेंगे कि एक 3 बीघा गलियारा, ये है रेड क्लिफ सीमा का हिस्सा है। कई सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड क्लिफ रेखा हो गई, ये 3 बीघा गलियारा क्या है या जीरो रेखा क्या है। तो सीधा सा स्पष्ट करता हूं कि 3 बीघा गलियारा जो है वो आपके पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के बीच में है, और जीरो रेखा जो है वो त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में है। और संपूर्ण रेखा को किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। बाद में बात करते हैं, दूसरे नंबर पर बात आती है चीन की। तो चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर। इसको मैक मोहन या मैक माहोन दोनों नाम किताबों में मिलते हैं, तो आप बस आंकड़ा याद रखें 3488, इसको मैक माहोन या मैक मोहन रेखा कहते हैं। उसके बाद बात करें, तीसरे नंबर पर बात आती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसकी सीमा लगती है 3323 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर, और
इसको जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा। एक्चुअल में ये जो दोनों रेड क्लिफ रेखाएं हैं इनका निर्धारण एक ब्रिटिश व्यक्ति था, सर सिरिल रेड क्लिफ, उसने इसका निर्धारण किया था, तो उसके नाम से ये जानी जाती है। अब नेपाल से भारत की जो सीमा लगती है वो है 1751 किलोमीटर। उसके बाद बात आती है म्यांमार की 1600 किलोमीटर, उसके बाद आती है भूटान की 600 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर लगती है। सबसे कम लगती है, पूछा जाए कि सबसे कम सीमा कौन से देश की लगती है भारत के साथ में, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए अफगानिस्तान। अब इस रेखा को डूरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थोड़ा याद रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये जो भारत अफगानिस्तान सीमा जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में आती है, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जे में लिया हुआ है और उस पर अपना अधिकार बार बार जाहिर करता रहता है। हालांकि किसी का कोई अगर कब्जा कर लेता है तो चीज़ उसकी नहीं हो जाती। भारत के नक्शे में आज भी भारत के अंतर्गत है, भारत के अधिकार क्षेत्र में है, परंतु ये पाक ने अधिकृत कर रखा है। अब आगे हम जानेंगे कि कौन सा देश किस दिशा में स्थित है और उनसे कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे कि विभिन्न देशों की सीमाओं से लगने वाले भारत के राज्य। अब बात करें कि भारत पाकिस्तान सीमा, यानी पाकिस्तान पड़ता है इधर, पाकिस्तान की अवस्थिति यहाँ है, तो भारत पाकिस्तान सीमा पे सीधे ही जब एक बार आपको राज्य याद हो गए तो हम बात करते हैं कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। 4 राज्य लगते हैं, ये आंकड़ा ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है कितने राज्य लगते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर। देखते हैं क्या सीन है। ये गुजरात का ये कुछ सीमा, तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब तथा ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब भारत चीन सीमा, चीन आपको पता ही होगा इस भाग में स्थित है, तो चीन से लगती है साथियों 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और लद्दाख पूरा लगता है। तो ये किससे लगता है? भारत चीन सीमा में। तो देखते हैं राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, कौन से, जो हमने यहाँ मेंशन भी करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अवस्थिति आपको पता चल गई जम्मू कश्मीर कहाँ है। फिर उसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जो सबसे ऊपर है ये सिक्किम है। और उसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जो थोड़ा सा आपको जब आप मैप लाके देखेंगे तो कुछ हिस्सा यहाँ देखने मिलेगा। तो देखा हमने कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल किससे लगते हैं साथियों? चीन की सीमा से। उसके बाद बात करें भारत नेपाल सीमा, तो यहाँ क्या है? नेपाल है। अब नेपाल से सीधे आपको यहाँ स्थित है नेपाल। नेपाल से सीधा ही आपको पता चल रहा होगा कौन कौन से राज्य लगते हैं। देखते हैं, 5 राज्य लगते हैं। ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करें बिहार, ये आपका बिहार हो गया। फिर पश्चिम बंगाल, और ये अंतिम रूप से बात करें तो सिक्किम। तो आपको जब आप नक्शा भरेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं। उसके बाद बात करें अगर भूटान की, तो ये है यहाँ पर भूटान। तो भूटान से लगते हैं 4 राज्य लगते हैं, सीधे ही देखने पे स्पष्ट हो रहे हैं। भूटान से एक तो ये यहाँ का पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, सिक्किम का हिस्सा लगता है, असम लग रहा है, और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा यहाँ से लगता है। तो सीधे ही 4 राज्य आपको स्पष्ट हैं। भूटान से लगने वाले अगर पूछे जाए तो क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके भूटान की। उसके बाद बात करें भारत म्यांमार सीमा, तो भारत म्यांमार सीमा हो गई ये वाली साथी, ये सीमा है भारत म्यांमार सीमा। तो भारत म्यांमार सीमा को जैसे हमने सबसे पूर्वी राज्य जो देखे थे, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अरुण को नागमणि मिली। क्या? अरुण को क्या मिली? नागमणि। तो अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागमणि से नागालैंड, और मणि से मणिपुर, और मिली से मिजोरम। यानी ये 4 राज्य जो है, इधर अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला पड़ती है, वो हम आगे भारत भूगोल में जब भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये 4 राज्य हो गए इसके भारत म्यांमार सीमा के। कौन कौन से? अरुण को नागमणि मिली, याद रखिएगा, अरुण को क्या मिली? नागमणि। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये बात हो गई।
अब बात करें कि भारत बांग्लादेश सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा की अगर बात की जाए तो 5 राज्य हैं। अब बांग्लादेश कहाँ है साथियों, ये स्थित है बांग्लादेश। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, सबसे पहला राज्य जो लग रहा है वो है आपका पश्चिम बंगाल, सीधे तौर पर देखने पता चलता है। उसके बाद है असम, असम के बाद आता है आपका मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्य हमको देखने मिले, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, असम। ये असम 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि इससे असम की सीमा 2 बार लगती है, यहाँ से भी असम की सीमा लग रही है और यहाँ से भी। तो 5 राज्य की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि आप एक बार नक्शे में भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जैसे सबसे पहला हो गया दिल्ली, दिल्ली की अवस्थिति यहाँ है। उसके बाद है चंडीगढ़, तो पंजाब हरियाणा के बीच में ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद अच्छा एक फैक्ट है कि दादरा एवं नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली कहाँ है, महाराष्ट्र में, और दादरा और नगर हवेली कहाँ है, महाराष्ट्र में, और दमन दीव कहाँ है, गुजरात के। तो ये जो द्वीप आसपास है इनको क्या है कि पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु तारीख याद रखिएगा 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को इनको एक कर दिया गया। अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको दादरा और नगर हवेली तो मिलेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में, और दमन और दीव यहाँ है। तो ये जो भी है ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है। उसके बाद बात करें पुडुचेरी, तो पुडुचेरी पड़ता है आपका यहाँ पे पुडुचेरी, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। अब लक्षद्वीप, ये इधर की तरफ जो आपको द्वीप दिखते हैं ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद बात करें अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। उसके बाद है जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख। तो कुल कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बात हो गई साथियों भारत के कुछ भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हमने जाना कि भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ है, भारत का किन देशांतर अक्षांशों में विस्तार है, और भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। भारत के राज्यों संबंधी, उसकी सीमाओं संबंधी कुछ मूलभूत जानकारियाँ जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपको काम ये करना है कि आपको जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है वो जितना संभव हो सके नक्शे में भरें और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करके आपको याद करना है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। भारत भूगोल का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा और निरंतर आप इसमें फैक्ट्स पढ़ते रहें, आपको अलग भी कहीं फैक्ट मिले पढ़ते रहें। कोई भी आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे जो भी आपके सुझाव और विचार हों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की। तो मेरा निवेदन ये है कि आपके पास जो भी किताब हो, कोई भी किताब, उसमें से एक बार आप पहले से भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ के रहें, उसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो भी आप अवश्य रूप से ज्वाइन करें चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। आपके सुझाव और जो जानकारी है आमंत्रित है। धन्यवाद।